एवरीवन, मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और आप मुझे देख रहे हैं यूरिका लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम ईज टू हाइब्रिड सिस्टम पढ़ेंगे कि ये टेक्निक क्या है और किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ईज टू हाइब्रिड सिस्टम जो है उस टेक्निक को हम यूज करते हैं प्रोटीन प्रोटीन के इंटरेक्शन को चेक करने के लिए। यानी कि दो प्रोटीन है, उन दोनों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं कि नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए ईज टू हाइब्रिड सिस्टम यूज करते हैं। और ये एक इन वीवो टेक्निक है। इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द लिविंग सेल। मान लीजिए कि आपके पास दो प्रोटीन है, एक प्रोटीन ए है, दूसरी प्रोटीन बी है। तो क्या ये दोनों प्रोटीन लिविंग सेल के अंदर इंटरेक्ट करती हैं कि नहीं, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम ईज टू हाइब्रिड सिस्टम की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि इस टेक्निक का एप्लीकेशन क्या है। इस टेक्निक की मदद से हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे। तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहूंगी कि जब भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास एक डीएनए होता है। मान लीजिए कि ये एक डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में क्या होगा, एक प्रमोटर रीजन होगा और ये प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है और जैसे ही ये बाइंड होगा तो यहाँ पे कुछ जीन होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ रिपोर्टर जीन, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा। और ये जो रीजन आप देख रहे होंगे, है ना, जो प्रमोटर के पहले का रीजन है, उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैं बोल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये वो रीजन होता है जहाँ पे आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आके बाइंड करेंगे तब जाकर ये जो होगा ट्रांसक्रिप्शन आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करूँ, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, राइट। तो अगर हम इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वो डीएनए से बाइंड कर रहा है, यानी इंटरेक्ट कर रहा है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं उसमें मेनली कौन सा रीजन होता है, ये नीचे वाला जो क्या करता है, डीएनए से बाइंड करता है। तो उस रीजन को मैं बोलूंगी डीएनए बाइंडिंग डोमेन। क्या बोला मैंने कि इसका फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। और जो दूसरा वाला पोर्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है वो एक्टिवेटिंग डोमेन कहलाता है, और नीचे वाला पोर्शन जो डीएनए से इंटरेक्ट करता है वो डीएनए बाइंडिंग डोमेन हो गया। और जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी ये वाला पोर्शन है वो एक्टिवेटिंग डोमेन हो जाता है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, एक्टिवेशन डोमेन। ठीक है, ये हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में ये दोनों ही डोमेन आपको पाए जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करती हूँ मैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जब इन दोनों डोमेन का आपस में इंटरेक्शन होगा, यानी ये दोनों साथ में रहेंगी, तभी ये क्या कर सकती है, ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर सकती है किसी भी जीन का। और यहाँ पर हमने एक रिपोर्टर जीन ले लिया। रिपोर्टर जीन आपका क्या हो सकता है, जैसे लैगजेड मान लीजिए। रिपोर्टर जीन मतलब जो कोई चीज जो कोई भी चीज को रिपोर्ट करे, बताए कि हाँ चीज हो रही है कि नहीं, रिपोर्ट करने वाला, राइट। तो यहाँ पर रिपोर्टर जीन के एग्जांपल में हम लैक जेड मान सकते हैं। हिस्टिडीन वाला जीन ले लीजिए कि मान लीजिए कि उस सेल में क्या है, हिस्टिडीन नहीं है। तो अगर ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा, तब जो होगा हिस्टिडीन बनेगा। ठीक है, तो ये दो जीन को हम एज अ रिपोर्टर जीन लेके चलते हैं। तो आप कोई भी रिपोर्टर जीन ले सकते हैं, पर यहाँ पे जो मेन चीज है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, तो चलिए हम अपने ईज टू हाइब्रिड सिस्टम की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ईज टू हाइब्रिड सिस्टम में दो प्रोटीन होती है। एक मान लीजिए कि प्रोटीन एक्स है, दूसरा मान लीजिए कि प्रोटीन वाई है। ठीक है, ये आपकी नॉन प्रोटीन है। नॉन प्रोटीन का मतलब कि आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी जानते हैं। और ये आपका अननोन प्रोटीन है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपको सीक्वेंस पता है और ज्यादा नहीं पता है। तो जो आपकी नॉन प्रोटीन होती है ना, उसको उस प्रोटीन को हम ईज टू हाइब्रिड सिस्टम में जब पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेट। और जो आपकी अननोन प्रोटीन होती है ईज टू हाइब्रिड सिस्टम में हम उसको बोलते हैं प्रे। ठीक है,
अब हमें देखना है कि क्या ये लिविंग सेल के अंदर प्रोटीन एक्स और प्रोटीन वाई आपस में इंटरेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इनका यहाँ पर जो है आपको क्लोनिंग का भी कुछ कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको क्लोनिंग क्लियर है तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी, और नहीं भी क्लियर है तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में। अभी मैं डिटेल में लिख दे रही हूँ, अब मैं TF लिखूंगी। तो इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं गैल 4। तो गैल 4 जो प्रोटीन होता है उसके पास दो डोमेन होते हैं, ठीक है। दो डोमेन होते हैं, कौन कौन से डोमेन, एक होता है DNA बाइंडिंग डोमेन और दूसरा होता है एक्टिवेशन डोमेन, ठीक है। तो ये दो डोमेन जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। अगर ये दोनों डोमेन आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, मान लीजिए इस तरीके से अलग अलग रहते हैं, किसी भी रीजन से ये आपस में जुड़ नहीं पाए और इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इंटरेक्शन इनका नहीं हो पाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीजें ट्रांसक्रिप्शन जो हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो आप समझ में आया आपको कि किस सिनेरियो में दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन, दोनों अगर अलग अलग रह जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन इज ऑफ, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक क्लोनिंग वेक्टर प्रिपेयर किया, है ना, ट्रांसक्रिप्शन वाला ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर प्रिपेयर किया। तो उसमें मैंने क्या किया कि ये जो प्रोटीन है एक्स वाला प्रोटीन, जैसे मान लीजिए कि ये एक मेरा क्लोनिंग वेक्टर है, सॉरी मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर की बात करती हूँ, तभी तो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। एक्सप्रेशन वेक्टर लेंगे तभी प्रोटीन बन पाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन वेक्टर का यूज करेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर की मदद से क्या होता है, प्रोटीन बन पाता है। अगर मैं क्लोनिंग वेक्टर का बस यूज करूंगी तो वहां पे उसका क्लोन बनेगा, यानी सिर्फ कॉपी बन पाएगी, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। और मुझे तो यहाँ पे प्रोटीन बनाना है, इसलिए मैं ट्रांस एक्सप्रेशन वेक्टर का यूज करूंगी। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से दो एक्सप्रेशन वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन वेक्टर में मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन वेक्टर में मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक प्रोटीन ले लिया, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से बताती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये एक्सप्रेशन वेक्टर में मैंने एक जीन डाल दिया, और वो जीन क्या है, मान लीजिए DNA बाइंडिंग डोमेन है। तो ये क्या हो गया, DNA बाइंडिंग डोमेन वाला जीन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक्टिवेशन डोमेन वाला जीन डाल दिया है, ये वाला जीन, ठीक है। तो ये DNA बाइंडिंग वाला रीजन हो गया, यानी यहाँ पे जो जीन है वो DNA बाइंडिंग डोमेन को कोड करेगा, यानी इसका प्रोटीन बनेगा। और यहाँ पे एक्टिवेशन डोमेन का जीन है, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, अब मैं क्या करूंगी, DNA बाइंडिंग डोमेन के साथ में ये वाला जीन को ऐड कर दूंगी जो कि बेट प्रोटीन बनाएगा, आपका नॉन वाला प्रोटीन। तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर दूंगी, और अब ये आपका बेट प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये कौन सा जीन हो गया, मेरा बेट वाला जीन हो गया। और यहाँ पर मैं सिमिलरली वो जीन डाल दूंगी जो कि प्रे बनाएगा, यानी कि इस वाले प्रे वाले प्रोटीन को बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसका जीन ऐड कर दिया। तो अब होगा क्या, अब क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा कि जब ये एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेशन के लिए पहले तो मुझे इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मुझे एक सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक ईस्ट सेल लेती हूँ, मान लीजिए ये एक ईस्ट सेल है जिसका खुद का एक जीनोमिक मटेरियल होगा, और उस ईस्ट सेल में ये वाला सेल, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों को ही मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये वेक्टर को, वेक्टर मान लीजिए इसको A नाम दे दीजिए और इसको B। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर A और वेक्टर B को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी हो गई। अब क्या हुआ, जैसे ही ऐड कर दिया तो जो आपका ये वाला वेक्टर था, मान लीजिए कि अब ये वाला जो वेक्टर है वो ईस्ट सेल के अंदर जाके क्या करेगा, तो ईस्ट सेल के अंदर जाने के बाद ये वेक्टर क्या करेगा, जो आपका ये वेक्टर ए है इसमें से कौन कौन सा प्रोटीन बनेगा, एक तो होगा DNA बाइंडिंग डोमेन बनेगा, ठीक है। और दूसरा बनेगा आपका बेट प्रोटीन, दूसरा आपका क्या बनेगा, बेट प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से बेट प्रोटीन बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इस वेक्टर बी में से आपको एक्टिवेशन डोमेन वाला प्रोटीन बनेगा, और उससे अटैच होगा आपका प्रे वाला प्रोटीन, ठीक है, PRE प्रे। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों वेक्टर से इस तरीके से प्रोटीन बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए कि जो मेरा वेक्टर ए था और यहाँ पे मेरा वेक्टर बी था,
वेक्टर ए से मेरे को क्या मिल रहा था, वेक्टर ए से मेरा डीएनए बाइंडिंग डोमेन वाला प्रोटीन बन रहा था और उसके साथ अटैच था बेट वाला प्रोटीन। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बेट को मैं ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है। और जो आपका वेक्टर बी था उससे मेरे को एक्टिवेशन डोमेन बन रहा था और उससे अटैच था प्रे वाला प्रोटीन, ठीक है, PREY प्रे। तो अगर ये मेरा बेट और प्रे वाला प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये सेल के अंदर कहीं भी रहें ये आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे। तो क्या होगा कि ये बेट वाला प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट करेगा प्रे वाले प्रोटीन के साथ, PREY प्रे। और इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो ऑफ कोर्स किसका इंटरेक्शन होगा, डीएनए बाइंडिंग डोमेन का इंटरेक्शन हो जाएगा और साथ ही साथ आपका एक्टिवेशन डोमेन का भी इंटरेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये आपस में ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से इसका इंटरेक्शन हुआ तो अब क्या होगा, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, ये डीएनए है आपका और इस डीएनए में जो अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर प्रमोटर जीन है और यहाँ पर रिपोर्टर जीन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो असेंबली है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक्टिवेशन डोमेन आ जाएगा और एक्टिवेशन डोमेन से आपका प्रे अटैच्ड होगा और यहाँ पर बेट अटैच हो जाएगा। और इसकी जब ये दोनों और ये असेंबली यहाँ पर आ गई यानी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंप्लीट होके इधर पर डीएनए के साथ ऐसे ऐड डीएनए के साथ ऐड अटैच हो जाता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसका जो है, ये जो रिपोर्टर जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ तो ये रिपोर्ट कर देगा कि ये दोनों प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन दोनों प्रोटीन में इंटरेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए कि ये डीएनए की असेंबली है और यहाँ पर क्या हुआ, ये चीजें सेम है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं हुआ बेट और प्रे का, तो बेट और प्रे का इंटरेक्शन नहीं हुआ तो तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेशन डोमेन का भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो एक्टिवेशन नहीं होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के फॉर्म में इधर पर नहीं आएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ही रह जाएगा, यानी कि क्या नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हुआ कि अगर प्रोटीन इन दोनों प्रोटीन का इंटरेक्शन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन, अगर इन दोनों प्रोटीन का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से रिपोर्टर जीन हमको बता देता है कि क्या मेरी दो प्रोटीन यानी कि बेट और प्रे प्रोटीन इंटरेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। अगर इंटरेक्शन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन, इंटरेक्शन नहीं हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। तो इस तरीके से हम ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम को यूज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या हमारी दो प्रोटीन प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है काम करता है। मैं इसको ईस्ट का नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है यानी जो एक्सप्रेशन वेक्टर हमने बनाए थे ए और बी, उन एक्सप्रेशन वेक्टर को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, ईस्ट सेल में, ठीक है। इसलिए मैं इसको ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम बोलती हूँ। टू क्यों, क्योंकि हम दो एक्सप्रेशन वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है काम करती है। आई होप कि आपको ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। And thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe this channel. Thank you so much.